कैसे हो बेटा? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होगे। आज मैं आपको आगे डिस्कस कर रहा हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर एज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करा था। ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ऑस्मोटिक प्रेशर, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, समुद्र से सॉल्ट को अलग करना, कंसेप्ट ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है। और इसके अलावा आपको कहा था मैंने रीड करने को कि ऑस्मोटिक प्रेशर के बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंसेस को रीड कर लेना। ठीक है। बट एक बार पहले न्यूमेरिकल्स देखिए इसमें कैसे आते हैं। जो मेन फॉर्मूले यूज होंगे उसमें एक फॉर्मूला ये है, पाई इक्वल टू एच डी जी, पाई फॉर द ऑस्मोटिक प्रेशर। बेटा जैसे सपोज करो कि मेरे पास ये फ्लास्क था, इसमें सोल्यूशन भरा है, ठीक है, और ये पूरा खाली है अभी यहाँ तक है, बस फिल्ड है। इसके बॉटम पे मैंने लगा दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और फिर इस पूरे कंटेनर को पानी में रख दिया, किसी सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में रख दिया। ऑब्वियसली जब सॉल्वेंट और सॉल्यूशन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट होंगे तो सॉल्वेंट स्टार्ट एंटरिंग इन इट, सॉल्वेंट इसके अंदर जाने लगेगा, रिजल्टिंग इसका लेवल बढ़ने लगेगा। दिस इज ड्यू टू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की वजह से हो रहा है। तो जब ये ऑस्मोसिस हो रहा है तो ये किस हाइट तक गया वो हाइट मेजर कर लो। दिस इज द हाइड्रोस्टैटिक हाइट। इस सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो देख लो, ये हाइट कितनी गया वो देख लो। जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, आपको इसकी वैल्यू पता है, प्लस होना पड़ी है आपने। इन तीनों वैल्यू से वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। जो हाइट रेज हुई है, ठीक है, कॉलम रेज हुआ है ड्यू टू रेज ऑफ सॉल्वेंट। ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसे भी निकाल सकते हो, मतलब इसके हालांकि बहुत कम क्वेश्चंस हैं, बट फिर भी अगर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो आपने डरना नहीं। अब देखो जो आपको मैंने वन टॉप थ्योरी पढ़ाई थी, अकॉर्डिंग टू वन टॉप थ्योरी गैसियस इक्वेशंस जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसैक्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, गैसेस में जो थे, all those laws can be applied in solutions also, but solutions should be dilute. Apply तो कर सकते हो but you never get accurate result because gases के फॉर्मूले को जब हम solutions में अप्लाई करेंगे तो कैसे पॉसिबल है। फिर भी इन्होंने कोरिलेट करने की कोशिश की कि जैसे आपके पास कोई सोल्यूशन है, डाइल्यूट सोल्यूशन, तो जो सोल्यूट पार्टिकल्स है आप देखोगे सोल्यूट पार्टिकल्स in the solution container move randomly in any particular direction, any direction, and strike to the wall of the container, just like gaseous molecules move randomly and strike to the wall of the container, exert pressure. जैसे गैसेस मॉलिक्यूल कंटेनर से स्ट्राइक करके प्रेशर करते हैं, ये कहते हैं कि सॉल्यूशन में सॉलिड पार्टिकल्स भी वैसे ही कंटेनर से स्ट्राइक करके उस पर प्रेशर लगाते हैं, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्यूशन की भी कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, गैसेस में भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, दोनों में टेम्परेचर का रोल है। तो इन्होंने क्या करा, सभी लॉस को कंबाइन करा। आपको पता है गैसेस में जब हम सभी लॉस को कंबाइन कर देते थे तो हमें मिलता था पीवी इक्वल टू एनआरटी। वन टॉप ने यहाँ पे भी कंबाइन करके फॉर्मूला बना के दिया, पाई इक्वल टू सी एस टी। सी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, मोलारिटी में ले रही है या मोल्स पर लीटर। एस सोल्यूशन कांस्टेंट, जैसे आर था वहां पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर। टी इज द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन इन केल्विन। और फिर अगर आप कंसंट्रेशन को नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम लिख लो, ये जो इक्वेशन है पाई इक्वल टू सी एस टी। सी इज द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम इसको लिख सकते हो आप, so it becomes number of moles over volume S into T। number of moles को आपने अलग से पढ़ा है, it is the weight over molecular weight। तो आप number of moles को weight over molecular weight of the solute into S into T, ठीक है, और ये V वॉल्यूम हो गया। इस फॉर्मूले को भी हम यूज कर सकते हैं, इसे भी यूज कर सकते हैं। कंसंट्रेशन को मोल्स ओवर वॉल्यूम लिख दिया मैंने, बल्कि अगर इसे आप देखो V को मैं इधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा पाई वी इक्वल टू एन एस टी। अब आप कंपेयर करिए, क्या ये पी वी इक्वल टू एन आर टी जैसा नहीं है?
वहाँ पे पी प्रेशर है, यहाँ पे पाई ऑस्मेटिक प्रेशर है, बल्कि कुछ बुक्स में तो पाई पी लिखा है अभी भी। तो ये फॉर्मूलेज बेटा यूज होंगे न्यूमेरिकल्स में, कोई एक डेटा नहीं दिया होगा, बाकी रिमेनिंग सारे गिवन होंगे। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करा के बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन दिया आपको मैंने, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.2 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन at 127 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे डाल दिया, सीधा सा क्वेश्चन है। फ्रॉम द गिवन डेटा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन 0.2 मोलर, ये मोलारिटी में ही होना चाहिए, एंड टेम्परेचर इज 127 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इसे केल्विन में कर लो, ये 400 केल्विन हो गया। वैल्यू ऑफ एस और आर, ये गैस कांस्टेंट के बराबर ही लेनी है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, ये आपको गिवन भी होगी। ये इसकी यूनिट होती है लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। अब ये तीन वैल्यूज आ गई आपके पास, फाइंड क्या करना है, ऑस्मेटिक प्रेशर। यू नो ऑस्मेटिक प्रेशर दैट इज पाई इज इक्वल टू C into S into T. So C is a 0.2, S 0.0821, T is 400। इसको सॉल्व कर लो, इसका आंसर एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, क्योंकि लीटर एटमॉस्फेयर में दिया था। ठीक है, बात समझ गई। ये तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्ट निकालने के लिए बता दिया मैंने, सब्जेक्टिव लेवल का क्वेश्चन, कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है। थोड़ा सा डिफिकल्ट कर लेते हैं, जैसे सपोज कैलकुलेट मोलिकुलर mass of non-volatile non-electrolyte। ये तो नेसेसरी कंडीशंस है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए, कि जो सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, जो सोल्यूट है वो डिसोसिएट नहीं होना चाहिए, जो सोल्यूट है वो एसोसिएट नहीं होना चाहिए। कैलकुलेट मोलिकुलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इफ 2.4 gram of it is dissolved in its aqueous solution of 2 liter at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मैंने कहा इसका मोलिकुलर मास निकालना है। Given that the value of S is 0.0821, ये आपको गिवन होगी। वैसे 3-4 प्रॉब्लम्स करने के बाद ये आपको याद भी हो जाएगी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द डेटा विच इज गिवन टू यू। 2.4 ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट दिया है, सो स्मॉल w इज 2.4 ग्राम। मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट हमें निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 2 लीटर। Value of S is given 0.0821 in the liter atmosphere per mole per Kelvin। ठीक है, osmotic pressure is also given 2 liter at this, and yeah, exert osmotic pressure of 2 atmosphere, it is given। ये क्वेश्चन मैं यहाँ तक ही कर गया, इसे भी लिखना जरूरी था। So osmotic pressure is given to atmosphere. Now you know the formula, pi is equal to CST, concentration, solution constant and temperature। concentration को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम S into T। नंबर ऑफ मोल्स इसलिए क्योंकि ये मोलारिटी है, मोल्स ओवर वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स को मैंने बताया था, आप लिख सकते हो वेट ओवर मोलिकुलर वेट, और ये वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम लीटर में ही लेना है, इंटू एस इंटू टी। नाउ पुट द वैल्यूज, क्या क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर इज 2, वेट वी हैव टू फाइंड आउट,
वेट वी हैव टू गिवन 2.4 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट हमें फाइंड करना है। सोल्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू है 0.0821 और टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज ऑल्सो गिवन 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें 273 ऐड कर लेना। जब आप 273 ऐड करोगे तो केल्विन में हो जाएगा, हमें केल्विन में ही चाहिए। यहाँ पुट कर दिया। Now we get molecular mass equal to 2.4, 0.0821, 300 divide by 2. ठीक है, so you get the molecular mass in grams. तो कभी मोलिकुलर मास निकालना होगा, कभी ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना होगा, कभी नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे, कभी वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर एज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सिंपल क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, कई बार कुछ कंडीशंस दी होती है, जैसे अगर कभी लिखा हो कि two solutions are given isotonic, दो अलग अलग सॉल्यूशंस हैं और वो आइसोटोनिक है। Two solutions are said to be isotonic only when their osmotic pressures are same. अगर किन्हीं दो सॉल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो हम उन्हें आइसोटोनिक कहेंगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं दोनों सॉल्यूशंस को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दूं देन देयर इज नो ऑस्मोसिस बिटवीन देम, क्योंकि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ वन मतलब वेट ऑफ सोल्यूट ऑफ वन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट ऑफ वन, वॉल्यूम ऑफ वन, S into T, this is of solution 1, weight molecular weight volume S into T of solution 2। मतलब इसका फॉर्मूला CST से C को भी ओपन कर दिया ऐसे। तो कई बार क्या है ना, टेम्परेचर सेम होते हैं, ये तो सेम ही रहना है हमेशा। ठीक है, तो हमें वेट ऑफ सोल्यूट 1, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट 1, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 इक्वल टू वेट ऑफ solute another solution, molecular weight of another volume। इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, एक सॉल्यूशन का वेट ये है, मोलिकुलर वेट ये है, वॉल्यूम ये है, दूसरे सॉल्यूशन का वेट ये है, वॉल्यूम ये है, मोलिकुलर वेट निकालो। ठीक है, तो कुछ भी फाइंड आउट करने को आ सकता है, आपने बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि कैसे करा जाए, एंड होप सो कि आप कर लोगे इसको। बात समझ गए? अगर कोई दो सॉल्यूशंस आपको दिए हैं, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से ज़्यादा है, तो जिसका ज़्यादा है वो कहलाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहलाता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक बेटा, कई बार क्या होता है, एक और केस आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्वेंट है, एक ही सॉल्वेंट में एक से ज़्यादा टाइप के सोल्यूट घुले हैं। जैसे सपोज आपने ले लिया पानी, इसमें मैंने शुगर भी डाल दी, इसमें मैंने सॉल्ट भी डाल दिया, इसमें मैंने ग्लूकोज डाल दी, इसके नंबर ऑफ मोल्स N1, इसके N2, इसके N3 ऐड कर दिए। अब मैंने कहा टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर बताओ इसका। ठीक है, सो सीधी सी बात है, टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए मोल्स आपने सभी के ऐड कर लेने, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू R मतलब S इनटू T। अगर आप इसको अलग अलग करके लिखोगे तो ये बनेगा N1 by V S into T, N2 by V into S into T, N3 by V into S into T। This is the osmotic pressure due to one solute. You can say pi 1. This is the osmotic pressure due to another solute. It is pi 2. This is the osmotic pressure due to another solute. तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो एडिटिव होती हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव,
मतलब ड्यू टू वन सोल्यूट प्लस ड्यू टू अनदर सोल्यूट ड्यू टू अनदर सोल्यूट। सोल्यूट तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं ना, बट ये ध्यान दें कि सोल्यूट आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए। दैट इज द प्राइम कंडीशन ऑफ द सोल्यूशन। ओके, सो वी कैन फाइंड आउट ऑस्मोटिक प्रेशर एज, अगर कई ज़्यादा सोल्यूट घुले हुए हैं तो ऐसे निकाल सकते हैं। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ से हम ऑस्मोटिक प्रेशर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करके भी बताया, कुछ आप ट्राई करना तो मेरे हिसाब से हो जाएंगे। इसमें बेटा सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस टॉपिक में सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस, डिफरेंस, आप चाहो तो इसके असाइनमेंट बना लेना, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों की डेफिनेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बट ऑस्मोसिस नहीं है। इसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस का कंसेप्ट, मैंने कहा था अगर हम जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं अगर वो ज़्यादा अप्लाई कर दें तो फिर प्रोसेस रिवर्स हो सकता है, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करना है, मूव करना नेचुरल है। तो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, बट प्रेशर लगाते हो तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इसमें आप कह सकते हो कि डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर कैसे होता है। बेटा जो इंडिया में ट्रॉपिकल एरियाज हैं, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, केरला हो गया, जो समुद्र के किनारे किनारे हैं, उड़ीसा, इनमें नमक की पैदावार होती है, मतलब नमक की खेती होती है, सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो समुद्री पानी है, पानी की कमी बहुत है महाराष्ट्र जैसे स्टेट में, तो वो समुद्र के पानी को पीने लायक बनाते हैं। उसमें करते हैं डीसैलिनेशन। पीने लायक तब बनेगा जब उसके सॉल्ट्स रिमूव करेंगे। तो क्या करते हैं डीसैलिनेशन में, जैसे इसमें भर लिया मैंने सी वाटर और इधर नॉर्मल वाटर, और इसको सेपरेट करा बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इधर मैंने एक टेप भी लगा दी पानी निकलने के लिए, ठीक है। तो आप वैसे नेचुरल देखो क्या होगा, नेचुरली देखिए क्या होगा। नेचुरली वाटर इधर से इधर जाएगा, क्यों? ड्यू टू ऑस्मोसिस। हमने क्या करा, इधर एक पिस्टन लगा दिया, मूवेबल पिस्टन, ठीक है। इधर से इधर जाने से वाटर को रोकना, हमने ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दिया तो इधर से इधर नहीं जाएगा। लेकिन अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा दे तो अब क्या होगा, इधर से सॉल्वेंट इधर आने लगेगा। जो प्रेशर लगा के सी वाटर से सॉल्वेंट वाटर को इधर निकाल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, और हमें यहाँ पे प्योर वाटर कलेक्ट हो जाएगा, एटलीस्ट उसमें सॉल्ट्स तो नहीं होंगे। So by applying external pressure towards the sea water greater than the osmotic pressure, we can separate their salt and water इस साइड आ जाएंगे, then उसको collect कर दो। This is the desalination of sea water। इसके बाद इसमें बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ऑस्मोसिस के, ठीक है। थोड़े से वर्ड भी अलग यूज करते हैं ये, जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ पानी में स्वेल कर गई, प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। कोई कई ऐसे सेल्स हैं, लीव्स हैं बल्कि, पानी में डाल दो स्वेल अप कर जाते हैं। आपने देखा होगा सब्जियों को भी तरोताज़ा रखने के लिए, वेजिटेबल्स को, मार्केट में फ्रूट्स को पानी छिड़कते रहते हैं, तो वो पानी उसमें जाकर के उसके अंदर चला जाता है ड्यू टू ऑस्मोसिस, क्योंकि उसकी आउटर स्किन एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो पानी अंदर रहेगा थोड़ा सा फ्रेश दिखता है। कई लीव्स हैं जैसे सूख गई है, पानी डाल दो तो वो फिर से उनमें टोन हो जाता है, ठीक है, मतलब कि वो एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर को, दैट इज ड्यू टू द ऑस्मोसिस। बहुत से फिनोमेना है। हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर आप जानते हो सॉल्ट से रिलेटेड है, सॉल्ट ज़्यादा खाओगे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। कम खाओगे कम हो जाएगा। तो वो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, यू हैव टू रीड इट। मैंने पेजेस भी भेजे थे कि प्लाज्मोलिसिस क्या है, हीमोप्लाज्मो क्या है, कहाँ पर श्रिंक करेगा, कहाँ पर स्वेल करेगा, ये बायोलॉजी की वर्डिंग है। सो प्लीज़ रीड, ठीक है, इसको रीड कर लो आप,
ये न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लो। इनके आप चाहो तो ऑस्मोसिस से सेल्फ नोट्स बना सकते हो। ऑस्मोसिस के काफ़ी क्वेश्चन या ऑस्मोटिक प्रेशर के काफ़ी क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आते हैं एज ए थ्योरी पार्ट, एज ए एप्लीकेशन पार्ट एंड एज ए न्यूमेरिकल। लेकिन बेटा ये जो कुछ भी आपने अभी तक पढ़ा, जो भी आपने ये 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की, कौन कौन सी? रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मैं एक बार यहाँ पे लिख रहा हूँ सारे। अब तक जो आपने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की, रिलेटिव lowering in vapor pressure, elevation in boiling point of dilute solutions, depression in freezing point and osmosis। ये जितने भी आप ऑस्मोटिक प्रेशर, जितने भी आपने ऑस्मोटिक प्रेशर, ये डेल्टा टी एफ, इट इज डेल्टा टी बी, ठीक है, और इट इज पी नॉट माइनस पी एस ओवर पी नॉट। ये सभी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कब के लिए सही है? ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल के साथ साथ नॉन डिसोसिएटेड, ब्रेक ना हो, नॉन एसोसिएटेड, कंबाइन नहीं होना चाहिए। फिर तो आपने जो इनके फॉर्मूले पढ़े हैं, जैसे रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये इसके फर्दर जो फॉर्मूला था। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज द केबी इनटू मोलैलिटी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट केएफ इनटू मोलैलिटी, ऑस्मोटिक प्रेशर अभी पढ़ा सीएसटी। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं, सभी में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंडेंसी है, नंबर ऑफ मोल्स है। बेटा इन्हें हम बोलते हैं नॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, क्योंकि इन सब में सॉल्यूट होंगे नॉन वोलेटाइल, नॉन एसोसिएटेड, नॉन एसोसिएटेड, जैसे यूरिया, केन शुगर, ठीक है, ग्लूकोज, कुछ इस टाइप के जो डिसोसिएट नहीं होते, एसोसिएट नहीं होते। लेकिन अगर सोल्यूट बेटा कुछ ऐसे हों जैसे NaCl, पता चला NaCl को पानी में डाला, ये डिकम्पोज कर गया। सो इन केस इफ वी हैव सोल्यूट एसोसिएटेड, कोई ऐसे हैं जिसमें जुड़ रहे हैं मॉलिक्यूल्स, कंबाइंड हो गए, जैसे ना एसिटिक एसिड है, अगर मैं इसको बेंजीन में डाल दूं तो ये ऐसे नहीं रहता, एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं, 2, 3, 4, इसको बोलते हैं डाइमराइज, ट्राइमराइज। मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड हो जाए या एसोसिएटेड हो जाए, फिर हम इन फॉर्मूलों को नहीं लगा पाते। और जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज फिर हमें मिलती हैं वो नॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होती, उनका नाम होता है एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। क्योंकि आपने पढ़ा था क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वो हैं जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। अगर कोई मॉलिक्यूल डिसोसिएट करने लग जाए, एसोसिएट करने लग जाए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट चेंज हो जाएंगे बेटा। सो इन केस ऑफ डिकम्पोजिशन, एसोसिएशन, द टर्म यूज एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। अब यही एक लास्ट टॉपिक रह गया है कि व्हाट इज द एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। बट अभी तक आपको जो क्वेश्चंस करने को दिए उसमें ऐसे सॉल्यूट थे नहीं, ठीक है। सो एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। होपफुली मैं कल ही भेज दूंगा, तो उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक बार फिर समराइज कर देंगे सारा, ठीक है। तो तब तक आप इसे देखिए और ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चंस को ट्राई करिए, ओके। थैंक यू। चलो मैं आगे फिर भेजता हूँ उसको, एंड प्लीज़ मस्ट वॉच। एंड अगर पॉसिबल हो, आपको लगता है आपके कोई फ्रेंड्स हैं उनको आपको ज़रूरत है, यू कैन शेयर ऑल्सो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। सो प्लीज़ वॉच, देखिए इसको और बुक रीड करिए एंड न्यूमेरिकल्स ट्राई करिए। इससे पहले जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ बताइए उनके भी इंडिविजुअल न्यूमेरिकल्स ट्राई करिए, क्योंकि अब जो है एब्नॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ का कंसेप्ट है उसमें फिर सभी मिक्स भी हो सकते हैं, सॉल्यूट चेंज हो सकते हैं।
तो जो लास्ट टॉपिक है वो पूरे चैप्टर का निचोड़ा था। एक बार प्लीज़ सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के एक एक दो न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लीजिए, फॉर्मूले कहीं पे लिख के देख लीजिए, ठीक है। एंड देन ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिस्कस कर लीजिए, उसको भी बढ़िया से पढ़ लीजिए। फिर मैं अगला टॉपिक कल भेजता हूँ। ओके बेटा, थैंक यू, थैंक्स।